नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी छात्रों की परेशानी पर। अखिलेश प्रियंका की योगी सरकार पर निशाने की। उत्तराखंड बीजेपी में तेज होती बगावत की। जानेंगे गोवा में विधायकों के दल बदल रोकने का क्या है कांग्रेस का प्लान। किसानों से क्यों परेशान दिख रही है बीजेपी। बात करेंगे राहुल गांधी की मोदी सरकार पर निशाने की। बिहार एनडीए में पड़ी फूट की। और बुलेटिन के आखिर में बात आरबीआई के पूर्व गवर्नर के मोदी सरकार पर उठाए सवालों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। बीजेपी के सभी विज्ञापन झूठे, जानबूझकर लगाई गई चुनावी रैलियों पर रोक। बीजेपी के झूठे प्रचार की चुनाव आयोग में शिकायत करेगी एसपी। यूपी बीजेपी में नहीं थम रही बगावत। एक और विधायक ने छोड़ी पार्टी। जितेंद्र वर्मा ने दिया बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा। आगरा की फतेहाबाद सीट से विधायक हैं जितेंद्र वर्मा। सपा से गठबंधन न होने पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सपा को दिया धन्यवाद। कहा, गठबंधन न होने से पार्टी को प्रदेश में आधार मजबूत करने में मिलेगी मदद। अपने पैरों पर खड़ी होगी आजाद समाज पार्टी। योगी आदित्यनाथ पर बीएसपी चीफ मायावती का निशाना। कहा, गरीबों की जगह अपने मठ के बारे में बताएं योगी। बड़े बंगले से कम नहीं है योगी का मठ, जहां अधिकांश समय रहे हैं यूपी के सीएम योगी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी चुनावों में इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। नौकरियों के लिए युवा परेशान हैं। योगी राज में नौकरियों का विज्ञापन निकलता है। भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है। छात्र तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। ऐसा ही यूपी टेट परीक्षा में हुआ और जब दूसरी बार पेपर लीक हुआ तो कई छात्र परीक्षा ही नहीं दे सके, जिसे लेकर अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। यूपी चुनाव 2022 के पहले चरण के मतदान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए एक तरफ वादों की झड़ी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की नाकामयाबियों को गिना रहा है। राज्य में आज हुई टेट की परीक्षा को लेकर कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका की माने तो आज हुई टेट की परीक्षा में छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही कई छात्रों को परीक्षा केंद्र में एग्जाम देने से रोका गया। प्रियंका ने ट्विटर पर अपने ट्वीट में लिखा है, भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के चलते एक बार टेट का पेपर लीक हुआ और आज दोबारा परीक्षार्थियों को पेपर देने आना पड़ा। आज कई जगह परीक्षार्थियों को टेट की परीक्षा देने से वंचित किया गया, जो कि सरासर अन्याय है। सरकार तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी परीक्षार्थी परीक्षा दे सके, ये सुनिश्चित कराए। वहीं राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने भी टेट की परीक्षा को लेकर सीएम योगी को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार को प्रदेश का युवा कभी माफ नहीं करेगा और इस बार यूपी से बीजेपी की विदाई पक्की है। अखिलेश ने भी ट्वीट किया है, यूपी टेट परीक्षा में अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय में सपा साथ खड़ी है। युवाओं का अनादर भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। संवेदनहीन भाजपा को ये अभ्यर्थी हर बूथ पर वोटों के लिए तरसा देंगे। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यूपी चुनाव में विपक्ष पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठा रहा है और आज हुई परीक्षा पर भी योगी सरकार घिरती नजर आ रही है। इससे पहले टेट की परीक्षा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए दागी और संदिग्ध छवि वाले संस्थानों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र निर्धारण में संस्थान के पिछले रिकॉर्ड को जरूर देखा जाएगा। टेट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार ने इस परीक्षा को 23 जनवरी को कराने के लिए काफी सतर्कता बरती थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने सोमवार को टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। युवा जिसके साथ होता है, सरकार उसी की बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और आज युवा परेशान है क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। युवाओं का गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी को युवाओं के साथ अपनों का गुस्सा भी यहां पर परेशानी में डाल सकता है। उत्तराखंड में पार्टी के नेताओं के गुस्से के डर से बीजेपी कार्यालय पर बाउंसर्स को तैनात करना पड़ा है। तो क्यों बीजेपी में तेज हो रही है बगावत, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही पार्टी के अंदर से ही इसका विरोध शुरू हो गया है। टिकट न मिलने से नाराज दावेदार खुलेआम बगावत पर उतारू हैं। पार्टी संगठन अभी तक किसी दावेदार को मना नहीं पाया है।
उत्तराखंड भाजपा में बढ़ रहे विरोध को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय देहरादून पर बाउंसर तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पार्टी ने 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। टिकट बंटवारे के बाद जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिले उनकी तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। कई लोग पार्टी कार्यालय पर विरोध के दौरान हंगामा भी कर सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हंगामे की आशंका से पहले ही पार्टी बचाव में लग गई। वहीं कार्यालय पर पार्टी के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध और हंगामे की आशंका को लेकर लगाए गए बाउंसरों पर पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बीजेपी की 11 विधानसभा सीटों पर भी टिकटों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी सोमवार को 11 सीटों के लिए भी नामों का ऐलान कर सकती है। अभी तक बढ़ चुके टिकटों के आधार पर हो रही बगावत की वजह से बीजेपी को नरेंद्र नगर, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग जैसी सीटों पर ज्यादा परेशानी हो सकती है। इन सीटों के दावेदार टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय या दूसरी पार्टियों के साथ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला ले सकते हैं, जिससे पार्टी को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उत्तराखंड बीजेपी से कांग्रेस में गए हरक सिंह रावत पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हर हालत में उत्तराखंड में बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। तो इस बार उत्तराखंड में बीजेपी के लिए उसके अपने ही दुश्मन बन गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी में चुनावों से पहले बगावत तेज हो गई है, तो गोवा में कांग्रेस को चुनावों के बाद बगावत का डर दिख रहा है। पार्टी की चिंता है कि चुनावों के बाद गोवा में फिर 2017 जैसी स्थिति बनी तो पार्टी विधायक ही उसका साथ ना छोड़ जाएं। अपने विधायकों को रोकने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। क्या है कांग्रेस की नई रणनीति, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव प्रचार की शुरुआत के साथ ही उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के बीच गोवा में कांग्रेस को अलग ही चिंता सता रही है। चिंता ये कि अगर चुनाव के बाद हंग असेंबली बनी तो उसके विधायक किस ओर जाएंगे। पिछले 5 साल में गोवा में 60% विधायकों ने दल बदल किया। हालात ये थे कि 2017 में 17 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी के पास 2022 के चुनाव आते आते सिर्फ 2 विधायक बचे थे, बाकी दल बदल गए। गोवा में दल बदल का इतिहास बहुत पुराना रहा है। यहाँ विपक्षी दल के विधायक मौका पाकर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इससे बचने के लिए ही कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को चुनाव से पहले ही शपथ दिलाई है कि चुनाव जीतने के बाद वो 5 साल तक कांग्रेस में ही बने रहेंगे। इसके लिए पार्टी के सभी उम्मीदवारों को मंदिर और चर्च में ले जाया गया। गोवा कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने #प्लेज ऑफ लॉयल्टी हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है, गोवा भर से कांग्रेस उम्मीदवार महालक्ष्मी मंदिर, बॉम्बेलिम क्रॉस और हमजा शाह दरगाह गए और गोवा और पार्टी के लोगों के प्रति वफादारी का संकल्प लिया। कलंगुट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार माइकल लोबो ने कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम मंदिर, चर्च और दरगाह में शपथ लेने जा रहे हैं कि हम चुनाव के बाद पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 60 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कम से कम 24 विधायकों ने पिछले 5 सालों में दल बदल किया, जो विधानसभा की सदस्यता संख्या का 60% है। ये भारत में कहीं और कभी नहीं हुआ है। ये मतदाताओं के जनादेश के प्रति अनादर दिखाता है। विधायक बने तो 5 साल कांग्रेस के साथ रहेंगे। जाहिर है कांग्रेस पिछले 5 साल में जो हुआ वो कहानी फिर से नहीं दोहराना चाहती। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों से वादा ले रही है तो किसान मोदी सरकार से पूछ रहे हैं, तेरे वादे का क्या हुआ। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी के बाद मोदी सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे। सरकार उसे अब पूरा नहीं कर रही है। इसे लेकर किसानों ने अब बीजेपी को वोट की चोट देने की तैयारी कर ली है। तो क्या है किसानों का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मांग अभी अधूरी है, हमारी लड़ाई अभी बाकी है। किसानों ने ये नारा लगाते हुए सरकार की मुसीबतों को और भी बढ़ा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी अधूरी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। SKM ने एक अहम बैठक में बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। किसान संगठन अब यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ प्रचार शुरू करने की तैयारी में जुट गए हैं। SKM ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। ना तो सरकार ने MSP को लेकर कमेटी का गठन किया और न ही किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की पहल की है, जबकि सरकार की ओर से इसे लेकर लिखित में आश्वासन दिया गया था।
किसानों ने ये आह्वान कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन को तेज कर दिया जाएगा और बीजेपी को वोट नहीं अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया है कि किसानों का वोट उसी दल को मिलेगा जो उनके 6 मांगों को अपनी घोषणा पत्र में शामिल करेगा। उन मांगों में किसानों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने से लेकर सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने तक का शामिल है। किसान मोदी सरकार की वादा खिलाफी से गुस्से में हैं, तो युवा काम ना होने के चलते गुस्से में हैं। महंगाई से गरीब परेशान हैं, लेकिन सरकार के पास कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के हित में ही काम करती है, गरीबों के हित में नहीं। वो लोग कहाँ हैं जो कहा करते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। आज अच्छे दिन आए हैं तो चंद उद्योगपतियों के। ये आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जो भी वादे किए वो सभी झूठे निकले। मोदी सरकार आम लोगों की जगह चंद अमीर लोगों के लिए काम कर रही है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी ने देश के 4 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेला है। देश का मध्यम वर्ग अब गरीब हो गया है और गरीबों की स्थिति और खराब हो गई है। इस दौरान सिर्फ हमारे 2 के लिए विकास किया गया है। राहुल गांधी हमेशा से ही ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि मोदी सरकार अपने पूंजीपतियों मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। देश का मध्यम वर्ग अब गरीब हो गया है और गरीबों की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। हाल ही में दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करने वाली संस्था ऑक्सफैम ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे महामारी के 2 सालों में दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति जबरदस्त तेजी के साथ दुगनी हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति $700 बिलियन से बढ़कर $1.5 ट्रिलियन हो गई है। यानी कि इनकी संपत्ति हर दिन औसतन $1.3 बिलियन की रफ्तार से बढ़ी है। सिर्फ उद्योगपतियों की दौलत बढ़ी है, जबकि 4 करोड़ लोग गरीब हो गए। यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई है। खाई बिहार एनडीए में भी चौड़ी होती दिख रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तो पहले से ही तल्खी दिख रही थी। अब एक और दल ने गठबंधन से अलग होने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। जेडीयू की ओर से तो अब सीधे सीधे पीएम मोदी पर ही निशाना साधा जाने लगा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती तल्खी के बीच एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो यहां तक दावा कर दिया कि कुछ ही दिनों में बिहार में नीतीश सरकार गिर जाएगी और प्रदेश में मध्यावधि चुनाव कराया जाएगा। चिराग के दावे पर अब एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी भी मुहर लगाती दिख रही है। पार्टी ने एनडीए से अलग होने के संकेत दिए हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने वीआईपी को कोई सीट नहीं दी है, जिसके बाद से ही वीआईपी चीफ मुकेश सहनी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। अब वो आरजेडी के करीब आते दिख रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव कल भी मेरे छोटे भाई थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। कुछ लोग गलतफहमी पाले हुए हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम लोग लालू यादव को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों की विचारधारा मिलते ही दोनों भाई मिलकर राजनीति करेंगे। मुकेश सहनी जहां बीजेपी को तीखे तेवर दिखा रहे हैं, तो उनकी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी के 3 में से 2 विधायक मुकेश सहनी के बयान से सहमत नहीं दिख रहे हैं। वीआईपी विधायक राजू सिंह ने कहा कि हम लोग तेजस्वी के खिलाफ हैं और एनडीए के साथ हैं। राजू सिंह भले ही एनडीए के साथ होने का दावा कर रहे हों, लेकिन मुकेश सहनी के बयान से साफ है कि यूपी विधानसभा चुनावों के बाद बिहार में बड़ा बदलाव हो सकता है। आरजेडी की ओर से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी ही यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की खराब होती अर्थव्यवस्था की। मोदी सरकार लंबे वक्त से दावा कर रही है कि हम अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। ना तो लोगों को रोजगार मिल रहा है और ना ही विकास को रफ्तार मिल रही है। इसलिए जीडीपी भी हरे निशान पर नहीं आ पा रही है। इसी स्थिति को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है, साथ ही बजट को लेकर सलाह भी दी है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार गोते खा रही है। महामारी के बाद तो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बावजूद इसके मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है।
यहाँ तक कि पीएम मोदी से लेकर तमाम मंत्री तक ये कहते नहीं थकते कि विकास तेज गति से हो रहा है। लेकिन सरकार के दावों से उलट हालात बता रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं बल्कि मोदी राज में बुरे दिन आ गए हैं। इस स्थिति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्र सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी संकट में है। अगर सरकार चाहती है कि इकोनॉमी में पूरी तरह से रिकवरी आए तो इसके लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत है। बजट में सरकार को इकोनॉमी को लेकर एक मजबूत लकीर खींचनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, बजट एक फ्यूचर का दस्तावेज होता है जो प्लान को दर्शाता है। मैं बजट में भारत के लिए 5 या 10 साल का दृष्टिकोण या सोच देखना चाहता हूँ। लोगों को बजट से काफी उम्मीदें होती हैं, लेकिन सरकार के पास सीमित संसाधन है। यही वजह है कि वित्त मंत्री अब खुले हाथ से खर्च नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, राजन ने हालात पर चिंता जताते हुए ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कई काले धब्बे भी हैं। इनकी बात की जाए तो बेरोजगारी, कम क्रय शक्ति, छोटी और मझोले आकार की कंपनियों का वित्तीय दबाव इसमें आता है। इसके अलावा काले धब्बों में ऋण की सुस्त वृद्धि और हमारे स्कूलों की पढ़ाई भी आती है। ऐसे में सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके। अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को चेता दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस सलाह को मानकर बजट में क्या बदलाव करती है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीबी लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी है, तो आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।